हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा साइंस। ठीक है। और साइंस में भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में। ठीक है। आज इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। यूपी पुलिस में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स से संबंधित वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली ने। ठीक है ना। इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये। कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला है। ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या है। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला, इसका जो प्रतीक होता है वो टी होता है। अर्ग सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अर्ग किसका मात्रक है, वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है। और पूछ लेगा न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। ऐसे ही पूछ लेगा वेबर किसका मात्रक है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, जो मैं बताता जा रहा हूँ बस उसको आपको याद रखना है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है हमारा, एम्पियर है हमारा विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। और आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कौन सा, पिक्नोमीटर का। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, और भी जो हमारे उपकरण है उनको भी देख लेते हैं। एनेमोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है, वायु के वेग को मापने के लिए। यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन के लिए। पिक्नोमीटर तो बता दिया द्रव घनत्व के लिए। और वेवामीटर होता है मिट्टी का यांत्रिक गुण। ठीक है। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। देखो पहले तो सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए तो शक्ति बराबर क्या होता है। शक्ति बराबर होता है हमारा कार्य बट्टे समय। ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे समय। ठीक है। और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल बराबर क्या होता है हमारा एम ए। एफ बराबर क्या होता है हमारा, आपको पता है क्या होता है, एम ए होता है। ए क्या होता है हमारा, त्वरण होता है। तो ए त्वरण होता है, और त्वरण का जो विमेय सूत्र होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एस माइनस 2। ठीक है। सेकंड को हम किससे, अब यहाँ एस बराबर क्या है, टी है, क्योंकि समय को हम किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। ठीक है। विस्थापन क्या होती है हमारी, विस्थापन को हम किस में मापते हैं, लंबाई में, और अपॉन में समय। ठीक है। तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी। जब हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है। टी ऑलरेडी यहाँ पे -2 था, तो ये टी हो जाएगा टी की पावर -3। और एल कितना हो जाएगा, एल की पावर 2। तो इसलिए हमारे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एम
L²T-3, ठीक है ना, समझे? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? बेलनाकार से, बेलनाकार लेंस। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। आँख के कॉर्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य उत्पन्न होता है या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में ठीक देख सकता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख सकता, या फिर नेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक से देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? फ्रैंक व्हिटल द्वारा किसका उपयोग किया गया है? वो है हमारा जेट इंजन का। फ्रैंक व्हिटल ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन का। थोड़ा इसका डिटेल में देख लेते हैं और, ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। इसका थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में देखते हैं। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब जो मोटर गाड़ियों की जो हेडलाइट होती हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और दांतों की जो छवि देखने के लिए किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। पर अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जो ड्राइवर हैं अपनी पीछे की मिरर को देखने के लिए वो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि बोला है इसने। जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी, जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं उसमें भी किसका प्रयोग होता है? वो प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक वैज्ञानिक के प्रोफेसर डेडस ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। वो कौन से वैज्ञानिक थे? कौन थे? सर सीवी रमन थे, ठीक है। थोड़ा इसमें डिटेल में देख लेते हैं इनको, ठीक है। सर सीवी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध प्रस्तुत किया था। कम ध्वनि के कंपनों कारणों पर भी उन्हें अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कर्ष के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन ये बन जाता है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में वो कब मिला था? 1930 में मिला था। और इसलिए विज्ञान दिवस जो बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है? सर सीवी रमन के लिए बनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी का मापन करता है, ठीक है ना। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? कौन थे? विक्रम साराभाई, ठीक है, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। विक्रम साराभाई कौन थे? एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी थे। जरा इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया।
डॉक्टर विक्रम साराभाई सज्जन, वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था उनको? 1966 में। ये याद रखना है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डेड होता है। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। थोड़ा इसको ड्रिल में देख लेते हैं। अब ऐसे ही अगर हम बात करें जल का क्वथनांक कितना होता है, ऐसे ही जल का क्वथनांक 99.947 सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में बात करें तो कितना होता है? 373.127 केल्विन होता है। अगर ऐसे ही फ़ारेनहाइट में बात करें 211.95 लगभग 212 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेड का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एनेमोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? एनेमोमीटर का। इसके अलावा हम और भी मापक यंत्र देख लेते हैं उनकी राशि। स्पीडोमीटर का वाहनों के वेग के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध की विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ताप को मापने के लिए। एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि के वेग को मापने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, क्या है? कॉपर, ठीक है, कॉपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक क्या है हमारा इसमें से? लोहा नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, सिरामिक नहीं है, क्या है हमारा? कॉपर है, ठीक है। लोहा अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं सबसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो माना जाता है वो चांदी को माना जाता है, क्योंकि चांदी में जो करंट है बहुत ही तेज़ी से और आसानी से फ्लो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें चांदी तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है तांबा, ठीक है। अगर यहाँ तांबा दे रखा होता तो चांदी से जो कम होता है वो किस में होता है? तांबे में जो करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो आते हैं हमारे कॉपर, फिर लोहा, सिलिकॉन, फिर सिरामिक। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कॉपर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, कौन सा था? आर्यभट्ट था। और इसको कब प्रक्षेपण किया गया था? ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। कहाँ से? बैकानूर से। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष से, ठीक है। बस इसमें आप इतना याद रखिए, बाद बाकी और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का मापक इकाई को कहते हैं, किसे कहते हैं? डेसिबल को, ठीक है। ध्वनि का जो मापक इकाई है वो क्या है हमारी? डेसिबल है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं इसका क्या है। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी ऊष्मा की है, न्यूटन किसकी है? बल की है, और फ़ारेनहाइट किसकी है? टेम्परेचर की, मतलब ताप की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम। कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम। चलो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनको। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। ये भारतीय समुद्री जीव विज्ञानी शास्त्री थे। उन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981-1988 के मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। उन्होंने 1991 से 1996 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? अमोनिया का। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। प्रशीतक, इसको भी रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, में बाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? अमोनिया गैस का। ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। तथा तांबे की एक बाष्प कुंडली में फ्रीऑन गैस भरा होता है। कौन सी गैस भरी होती है इसमें? फ्रीऑन गैस। इसको भी जरा याद रख लेना आप, ठीक है ना, जो बाष्पित होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी एक वर्तमान तकनीक है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी एक वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? मतलब एलईडी की इसने फुल फॉर्म पूछी है, तो फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। इसको देख लेते हैं। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड है। और ये कैसे चालक है? अर्धचालक है। इसको भी याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? क्या है हमारा? इसका है पहला वाला, बीएमआई के वजन किलोग्राम में डिवाइडेड बाई लंबाई का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए सेल पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किसका एक उदाहरण है? ये किसका है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई विराम बल आरोपित ना किया जाए। अतः स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु अब कितने वर्षों तक वही पड़ी रहेगी जब तक कि उसे हटाया नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? यह कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? ये किसका है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगता है, नाव किनारे से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना आदि। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होते हैं? देखो, परमाणु के नाभिक के जो अंदर होते हैं हमारे, वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके जो बाहर चक्कर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। बस आपको इतना याद रखना है, बाद बाकी इसमें इतना ही दे रखा है, थोड़ा देख लेते हैं। और परमाणु के केंद्र में नाभिक, जिसकी खोज नाभिक की, अब इसमें कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी परमाणु के नाभिक की खोज, जिसमें कि धनावेशित प्रोटॉन होता है और उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेसिबल इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है। इसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 180 डेसिबल, हमारे जो कान है वो कितने डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं? कितने? 180। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सामान्य बातचीत के लिए
ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? वो 60 dB होती है। ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। क्या है ऑप्शन हमारा? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? परावर्तित ध्वनि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है हमारा। सबसे पहले पे आता है हमारा चांदी, फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा तांबा। तो इसमें चांदी दे रखा है तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? चांदी। ठीक है ना। तो देखो इसमें भी दे रखा है, सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। ठीक है। और अब वो विद्युत चालक क्या है इसको थोड़ा और देख लेते हैं। ऐसी धातु जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक कहलाती है, सुचालक धातु कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम इस प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। थोड़ा और देख लेते हैं इसको। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He4 प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? किसी स्थल को कुछ दूर के लिए प्रकाशित करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? किसी स्थल को कुछ दूर के लिए प्रकाशित करने के लिए। थोड़ा देखते हैं क्या होता है वेरी लाइट। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है जिससे उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, बैन मैपिंग टेस्ट या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि देख लेते हैं इसको। अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पॉलीग्राफ टेस्ट, झूठ का पता लगाने में सहायक है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो छिपा रहा है, जो व्यक्ति छिपा रहा है, जान सकता है। अतः तीनों सही विकल्प सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है। क्या है हमारा? कैलोरी है। ठीक है। देखो भोजन को ऊर्जा को मापने की कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। हॉर्स क्या है हमारी? हॉर्स है विद्युत सामर्थ्य का मात्रक। और वाट है हमारी, वाट क्या है हमारी? विद्युत सामर्थ्य का हॉर्स पावर, मतलब इसको भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? कौन सा था? टेलस्टार 1 था। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं थोड़ा। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार 1 है जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि इस उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? किसमें होती है? बर्फ में। बर्फ में। ठीक है। अब थोड़ा इसको और देख लेते हैं डिटेल में। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में निम्नतम होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल निम्न आंकी गई है। जैसे हमारा है एल्यूमिनियम में जो है सबसे ज़्यादा
ध्वनि की चाल होती है, और जो सबसे कम होती है वो किस में होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद, ये दोनों ही याद रखनी है कि सबसे ध्वनि की जो चाल है वो सर्वाधिक किस में होती है, एल्यूमिनियम में होती है, और जो सबसे न्यूनतम होती है वो किस में होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? किसका होता है, ओपिसोमीटर का होता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक असंख्यित डायल लगा होता है। इस पहिया को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चलाई गई दूरी का मापक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इस कर्वी मीटर या मेलोग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति से बाहर निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं इसको। वह वेग जिसे किसी पिंड को फेंकने पर यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए पलायन वेग कहलाता है। ये आपको याद रखना है। पलायन वेग का मान जो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भेजेंगे तो वो पृथ्वी पर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? कौन सी? क्लोरीन गैस। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सी गैस कितने। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैस या आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसका संगठन निम्न प्रकार है। देखो, इसमें कुछ गैसेस हैं जिनके कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने % गैस जो है वायुमंडल में पाई जाती है। तो हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन का सबसे पहले याद रखना, कितनी पाई जाती है, 78%। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट और कौन सा है, तुम्हारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है, 0.00005%। ठीक है, और तुम्हारी ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% लगभग, 20.90 है। ठीक है, और तुम्हारा पूछता कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है हीलियम का। ठीक है, तो ये जो गैसेस है वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रख लेना। हीलियम कितनी पाई जाती है, 0.005%। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखो, मैक्सवेल ने नहीं किया था, प्लैंक ने नहीं किया था, मैडम क्यूरी ने नहीं किया था, न्यूटन ने किया था। तो देखो, ये चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका जो प्रकाश की तरंग किसने किया था, हाइगेंस ने किया था। और कब किया था, 1678 में किया था प्रकाश तरंग का सिद्धांत। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, किसने किया था, हाइगेंस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारी जल है, कौन सा भारी जल है, ड्यूटेरियम। ठीक है ना, इसका कभी कभी ये भी फॉर्मूला, इसका कभी कभी पूछ लेते हैं, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, D2O। देखो हाइड्रोजन, देखो ये रहा, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब D2O। ठीक है, कोई भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था, अप्सरा था। क्या नाम था उसका, अप्सरा था। अप्सरा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जो वर्ष 2010 से कार्य करना बंद कर दिया है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, अच्छा इसमें ईंधन के रूप में क्या क्या यूज किया गया था, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। किसका उपयोग किया गया था, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 40 हमारा, निम्न में से वायु दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? ठीक है, कौन सा है, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है हमारा, बैरोमीटर क्या है हमारा, वायु दाब को मापने वाला
यंत्र है, ठीक है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों को सही समय का पता लगता है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा, एनोमीटर द्वारा पवन का प्रयोग मापा जाता है। कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए थे, अब इसको देख लेते हैं। हाँ, हो गए सारे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जितने ही फिजिक्स के क्वेश्चन जो यूपी लिस्ट में आए हुए थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।